हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू के दौरान एएमसीए को लेकर कुछ नए रेंडर्स दिखाई दिए हैं, जिसमें कुछ नई चीज़ें पता लग रही हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट में ऐड हो रही हैं। जैसे कि एक परमानेंट IRST सेंसर एयरक्राफ्ट की नोज के ऊपर है, बाकी जो नोज के नीचे EOTS सेंसर लगा है वो अलग, साथ में इंटरनल वेपन बे के लिए भी एडिशनल फ्यूल टैंक है। तो यहाँ पर जो EOTS और IRST की कॉन्फ़िगरेशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अभी आप जो भी ऑपरेशनल 5th जन फाइटर प्लेटफॉर्म देखेंगे उसमें या तो IRST मिलेगा या तो EOTS मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि EOTS सेंसर में IRST की कैपेबिलिटी को ऐड कर दिया जाता है। तो ये एक ड्यूल सेंसर की तरह काम करता है। बेसिकली इस सेंसर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि जो आपके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए अगर टारगेटिंग पॉड को कैरी करेंगे तो ये उनके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर दे दिया जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट में इनबिल्ट है और नोज के नीचे लगा दिया जाता है। इसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए यहाँ पर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगा दिया जाता है, जो कि एरियल टारगेट को स्कैन करता है। EOTS सरफेस टारगेट के लिए और IRST एरियल टारगेट के लिए। तो इस तरीके से स्टेल्थ फीचर्स को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए आपको दोनों कैपेबिलिटी मिल जाती हैं। तो F-35 और J-20 में EOTS है, इवन J-35 में भी EOTS होने वाला है। वहीं पर Su-57 में IRST है और F-22 में दोनों ही नहीं है। तो ये पैसिव सेंसर्स इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि इनको यूज़ करने की वजह से एयरक्राफ्ट अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अगर आप एक्टिव सेंसर्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो सेकंड एयरक्राफ्ट है, यानी कि सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट है, वो आपकी पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए पैसिव सेंसर्स ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जैसे कि एक एरियल टारगेट है, उसे आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आप अपने IRST को यूज़ करते हुए उसके क्लोज जा सकते हैं ताकि वो आपकी पोजीशन का पता ना लगा पाए, और उसके बाद अपने रडार को ऑन करते हुए मिसाइल फायर कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही अपने रडार को यूज़ करेंगे तो एनिमी का जो EW स्वीट है वो आपकी पोजीशन का पता लगा देगा, तो एनिमी पहले से ही सतर्क हो जाएगा। इसलिए ये पैसिव सेंसर्स ज़रूरी हैं। तो नीचे जब आप एयरक्राफ्ट के EOTS के साथ इस सेंसर को ऐड करते हैं तो वो पोजीशन आइडियल नहीं मानी जाती है, क्योंकि आपको एरियल टारगेट को स्कैन करना है। बेटर पोजीशन एयरक्राफ्ट की नोज के ऊपर ही है, ताकि आप ऊपर फ्लाई कर रहे एयरक्राफ्ट को भी स्कैन कर पाएं। तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी बात है कि EOTS की पोजीशन और IRST की पोजीशन दोनों अलग अलग रखी गई है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये IRST सेंसर रिट्रैक्टेबल है या फिर परमानेंटली ऊपर रहता है। तो अगर ये रिट्रैक्टेबल सेंसर होता है तो एयरक्राफ्ट ज़्यादा बेटर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रंट से मेंटेन कर पाएगा, और फ्रंट से RCS लो होना ज़रूरी होता है। बाकी ये अगर परमानेंटली बाहर रखते हैं तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये RCS को कम रख रहे हैं IRST बॉल को सामने रखते हुए। तो ये एक अच्छा डिज़ाइन फीचर है। साथ में जो तीसरी चीज़ है वो इंटरनल वेपन बे के लिए फ्यूल टैंक है। तो अभी तक जितने भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहे हैं, किसी के लिए भी इंटरनल वेपन बे में खासकर किसी भी तरीके के फ्यूल टैंक को कैरी करने की क्षमता नहीं दी गई है। तो अब इसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सोची जा रही है, ये समझने वाली बात है। तो इंटरनल वेपन बे में आप एडिशनल ड्रॉप टैंक तब कैरी करना चाहेंगे जब आपको स्टेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए ज़्यादा रेंज एयरक्राफ्ट से चाहिए हो। साथ में इंटरनल वेपन बे की अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी भी यहाँ पर नहीं होगी। अब कितना रेंज एडवांटेज मिलता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आर्म का अपने इंटरनल वेपन बे में 4 एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा। अगर एक में ड्रॉप टैंक कैरी किया जाता है तो ये कैपेसिटी कम होकर 2 हो जाएगी। तो अगर फिलहाल के लिए हम किसी एप्लीकेशन को सोचें जहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन कारगर साबित होगी तो वो रिकॉग्निजेंस मिशन के लिए हो सकती है। दूसरा यहाँ पर जो रोल हो सकता है, ये आमका को एज ए सेंसर इस्तेमाल करना हो सकता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि फ्यूचर मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम का है। लड़ाइयाँ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में लड़ी जाएंगी, और ये चीज़ हम जानते हैं कि जो अनमैन्ड सिस्टम है वो वेपन्स कैरी करेंगे जिनको गाइडेंस आपका मैन्ड प्लेटफॉर्म मोस्ट लाइकली प्रोवाइड कराएगा। तो इस केस में अगर आप AMCA को ज़्यादा फ्यूल के साथ स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में फ्लाई कराते हैं और साथ में कई अनमैन्ड सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो आमका उनके वेपन्स को गाइड कर पाएगा बिना वेपन कैरी किए, बिना अपनी पोजीशन को रिवील किए हुए। तो इस एप्लीकेशन में भी ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हद तक सेंस बनाती है। तो फ्यूचर में जो भी फाइटर प्लेटफॉर्म होंगे, अगर वो वेपन नहीं भी कैरी कर रहे होंगे तब भी काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करेंगे, और इसलिए शायद AMCA को लेकर इंटरनल वेपन बे के लिए भी फ्यूल टैंक को बनाया जा रहा है, जो कि एक्चुअली एक काफ़ी नया आइडिया है और रिवॉल्यूशनरी भी साबित हो सकता है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तो है, प्रेजेंट में भले उतनी ना हो पर फ्यूचर में डेफिनेटली है। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और गुड टू हैव फीचर्स को स्किप नहीं कर रहे हैं। यूजुअली कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस यहाँ पर करने पड़ते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।